हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले ओप एम्प एज इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। मतलब जो ओप एम्प है उसको हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेटर के तौर पर यूज़ करते हैं और किस तरीके से डिफरेंशिएटर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओप एम्प एज इंटीग्रेटर में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ओप एम्प होता है उसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। ओप एम्प के हेल्प से हम लोग कोई इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद जो ओप एम्प है उस साइमल्टेनियसली एम्पलीफिकेशन का भी काम करता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो ओप एम्प है वो किस तरीके से इंटीग्रेटर के तौर पर काम करता है। जब हम लोग ओप एम्प को इंटीग्रेटर के तौर पर यूज़ करते हैं, व्हेन वी यूज़ ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर, देन आउटपुट वोल्टेज इज़ द टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो टाइम इंटीग्रल होता है इनपुट वोल्टेज का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओप एम्प एज इंटीग्रेटर इज़ नथिंग। जब आप ओप एम्प को इंटीग्रेटर के तौर पर यूज़ करोगे तो बेसिकली होगा क्या, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो टाइम इंटीग्रल होगा इनपुट वोल्टेज का। Op amp as an integrator is nothing but it is an inverting amplifier in which feedback resistance is replaced by feedback capacitance। जो op amp है एज एन इंटीग्रेटर वो कुछ नहीं होता, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही होता है, जिसमें जो फीडबैक रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, फीडबैक कैपेसिटेंस से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ओप एम्प एज इंटीग्रेटर, इसकी अगर हम लोग सर्किटरी देखें तो जो सर्किटरी होगी बेसिकली हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इनपुट है वो हमने कौन से टर्मिनल पे दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। और यहाँ पर ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया ग्राउंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है फीडबैक कैपेसिटर। तो हमने क्या किया, जो फीडबैक रेसिस्टेंस है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, जो फीडबैक रेसिस्टेंस है उसको हमने बेसिकली रिप्लेस कर दिया फीडबैक कैपेसिटर से। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि फीडबैक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, फीडबैक में हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है कैपेसिटर। और यहाँ से जो करंट जो फ्लो होगा, ये फीडबैक कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जो फ्लो होगा उसको हमने शो किया आई सबस्क्रिप्ट में एफ से, जो कि है बेसिकली फीडबैक करंट, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर इज़ नथिंग बट इट इज़ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें जो फीडबैक रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग फीडबैक कैपेसिटर के साथ फीडबैक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग ओप एम्प को इंटीग्रेटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसका हमें एप्लीकेशन कहाँ दिखाई देता है। ओप एम्प इंटीग्रेटर का एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगा, फिल्टर में आपको मिलेगा। ओप एम्प एज एन इंटीग्रेटर हैज़ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। ओप एम्प इंटीग्रेटर के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर सर्किट में आपको ओप एम्प इंटीग्रेटर मिलेगा, स्वीप जनरेटर में मिलेगा, सिमुलेशन स्टडीज़ एंड एनालॉग कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें जो सिमुलेशन स्टडी है उसमें आपको ओप एम्प एज ए इंटीग्रेटर यूज़ करते हुए मिल जाएगा। सिमिलरली इंटीग्रल ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करवाना है तो ओप एम्प इंटीग्रेटर को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमें करना क्या है, यहाँ पर जो ओप एम्प इंटीग्रेटर है इसका जो आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है उसे हमें ऑब्टेन करना है। तो जो आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो टाइम इंटीग्रल होगा इनपुट वोल्टेज का। तो उसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये जो माइनस वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये जो प्लस वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर हम लोग कोई भी सिग्नल देते हैं तो जो आउटपुट होगा वो आपको कैसा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा 180 डिग्री से। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जब भी हम लोग कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जब भी हम लोग कोई सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो जो आउटपुट होता है वो हमें कैसा मिलता है, बेसिकली नॉन इन्वर्टेड मिलता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन है उसे हमें ऑब्टेन करना है, जो कि बेसिकली ये होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो है क्या, वो टाइम इंटीग्रल है किसका, इनपुट वोल्टेज का। जो इनपुट वोल्टेज है उसको हम लोग वी सबस्क्रिप्ट में एस से भी शो कर सकते हैं, जो कि बेसिकली सप्लाई वोल्टेज, एंड सप्लाई वोल्टेज इज़ नथिंग, इट इज़ इनपुट वोल्टेज ओनली। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें KCL अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो नोड आपको जो दिखाई दे रही है, नोड पे हमें अप्लाई करना है KCL। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो नोड है इस पे जो इनकमिंग करंट है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं आई, और जो आउटगोइंग करंट है वो कौन कौन सा करंट है, I1 करंट है, और ये जो फीडबैक करंट है वो आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है। अकॉर्डिंग टू KCL जो इनकमिंग करंट होता है किसके बराबर में होता है, आउटगोइंग करंट के बराबर में होता है। बेसिकली अगर आप किसी भी एक जंक्शन पर करंट का अगर एल्जेब्रिक सम कंसीडर करो तो जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कैसा होता है, वो जीरो होता है, जिसके वजह से इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर में होता है। अगर करंट का एल्जेब्रिक सम अगर जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता, तो ऐसे केस में जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर में नहीं होता। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, इन डेप्थ एनालिसिस की है, हमने न्यूमेरिकल कंसिडर किया है। इन केस ऑफ जब हम लोग नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे थे तो KCL KVL के बारे में हमने डिस्कशन किया है, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है।
तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको उतना इन डेप्थ जाने की अभी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आप देखो जो इनकमिंग करंट है वो आई है और जो आउटगोइंग करंट है वो है I1 है और जो फीडबैक करंट है वो भी आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर आपने KCL अप्लाई किया नोड ए पर, तो जो इनकमिंग करंट होगा वो बराबर में होगा I1 प्लस IF के। यहाँ पर अगर आप देखो ये जो I1 जो करंट है वो कौन से टर्मिनल के थ्रू फ्लो कर रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमें पता है ये जो ओपैम्प हमने जो कंसिडर किया ये है आइडियल ओपैम्प। आइडियल ओपैम्प के केस में जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। अगर इनपुट रेसिस्टेंस अगर जीरो होगा तो ये जो I1 करंट होगा वो होगा जीरो, जिसको हम लोग आगे जीरो कर देंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया आइडियल ओपैम्प के केस में जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है। उसके वजह से I1 करंट आपको कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। I1 करंट जीरो हो जाएगा तो जो I करंट होगा फीडबैक करंट के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो I करंट है वो किसके बराबर में, फीडबैक करंट के बराबर में। तो यहाँ पर आप देखो जो I करंट है, I करंट कौन सा करंट है, जो I करंट है वो यहाँ से जो फ्लो कर रहा है वो वाला करंट। यहाँ पर आप देखो जंक्शन से पहला जो करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली I करंट है। तो यहाँ पर ये I करंट किसके बराबर में होगा, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल, यहाँ पर ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमने जो कंसिडर किया है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V2। और ये ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V2। और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V1। तो यहाँ पर आप देखो जो I करंट होगा वो किसके बराबर में होगा, जो I करंट होगा बराबर में होगा ये जो V2 और ये जो VS है दोनों के बीच के डिफरेंस के। यहाँ पर आप देखो VS माइनस V2 और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सिमिलरली जो फीडबैक करंट है वो किसके बराबर में होगा, जो फीडबैक करंट है वो बराबर में होगा रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, DQ डिवाइडेड बाई DT। यहाँ पर आप देखो जो Q आपको जो दिखाई दे रहा है, Q की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, ये Q की जगह आप पुट कर सकते हो। ये Q होगा वो किसके बराबर में होगा, जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, वो जो फीडबैक कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, वो है C सबस्क्रिप्ट में F। यहाँ पर ये जो Q आपको जो दिखाई दे रहा है बराबर में होगा C सबस्क्रिप्ट में F। और ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है मान लेते हैं V, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा C सबस्क्रिप्ट में F और यहाँ पर ये V। तो यहाँ पर ये Q की जगह आपको क्या पुट करना है, CF और V। तो VS माइनस V2 अपॉन R, VS माइनस V2 ये पूरा जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। यहाँ पर ये DQ बाई DT, Q की जगह आपको क्या पुट करना है, CF इंटू V। तो यहाँ पर ये CF इंटू V और ये जो डिनोमिनेटर वाला जो DT है उसको हमने एज इट इज़ रखा। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है CF, इसको आप बाहर ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, CF dV बाई DT। और ये वाला जो टर्म आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एज इट इज़ रहेगा VS माइनस V2 अपॉन R। यहाँ पर आप देखो ये वाला जो टर्म है VS माइनस V2 अपॉन R, ये नेक्स्ट स्टेप में भी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर ये जो CF होगा वो भी एज इट इज़ होगा। यहाँ पर ये जो V आपको जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है क्या, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर में होगा, V2 और ये V0 के डिफरेंस के बराबर में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर का एक जो टर्मिनल है V0 पोटेंशियल पे, दूसरा जो टर्मिनल है वो V2 पोटेंशियल पे। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो बराबर में हो जाएगा V2 माइनस V0 और ये जो DT है वो एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर ये वाला हमें जो इक्वेशन जो मिल रहा था इसको हमने कंसिडर किया था इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर हम लोग अप्लाई करें तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा क्या, यहाँ पर ये हमें जो V2 जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी हमें जो V2 जो दिखाई दे रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये V2 को अगर हम लोग ज़ीरो कंसिडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा VS अपॉन R इक्वल टू की साइन। और यहाँ पर ये C सबस्क्रिप्ट में F उसको हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। और यहाँ पर ये जो माइनस V0 है वो हमें मिल जाएगा क्योंकि जो V2 है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये V2 ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से भी जो V2 है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो मिल जाएगा VS अपॉन R, ये VS अपॉन R इक्वल टू CF। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से भी V2 ज़ीरो हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा D माइनस V0 और यहाँ पर ये DT। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग फर्दर अरेंज करके लिख सकते हैं dV0 और यहाँ पर ये DT। यहाँ पर ये dV0 और यहाँ पर ये जो DT है उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा। जो माइनस साइन हमें जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया 1 अपॉन RCF। यहाँ पर ये जो R हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा, जो CF हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर लिखा और ये जो VS है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों साइड को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये वाले साइड को और ये वाले साइड को भी हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिल जाएगा dV0 अपॉन DT और यहाँ पर भी DT। इंटीग्रल की साइन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट T। हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से T के बीच में कर रहे हैं। यहाँ पर ये -1 अपॉन RCF इसको हम लोग इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे और यहाँ पर ये जो VS है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। हमें मिल जाएगा इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट T VS DT। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग ये वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज जिसको हमने कंसिडर कर लिया V0। ये -1 अपॉन RCF वो एज इट इज़ रहेगा
और यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा वो भी एज इट इज़ होगा। तो यहाँ पर बहुत इतनी क्लियर है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो है क्या, ये सप्लाई वोल्टेज का इंटीग्रल है। तो जब हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इनपुट वोल्टेज है उसका इंटीग्रल है। तो जब भी हम लोग ओप एम्प को इंटीग्रेटर के तौर पर यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो टाइम इंटीग्रल होगा किसका, इनपुट वोल्टेज का। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओप एम्प इंटीग्रेटर में होता क्या है, जो फीडबैक रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग फीडबैक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली बात कर लेते हैं ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर के बारे में। जब हम लोग ओप एम्प को डिफरेंशिएटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज का क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन वी यूज़ ओप एम्प एज डिफरेंशिएटर, जब हम लोग ओप एम्प को डिफरेंशिएटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो होता क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है ओप एम्प का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज से। तो जब हम लोग ओप एम्प को डिफरेंशिएटर के तौर पर यूज़ करते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव होता है इनपुट वोल्टेज का। या फिर आप बोल सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इनपुट वोल्टेज है उसके टाइम डेरिवेटिव के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ओप एम्प डिफरेंशिएटर की जो सर्किट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अगेन यहाँ पर आप देखो, ओप एम्प डिफरेंशिएटर में होता क्या है, जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं। ओप एम्प इंटीग्रेटर में हो क्या रहा था, वो फीडबैक रेसिस्टेंस था उसको हम लोग फीडबैक कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओप एम्प डिफरेंशिएटर इज़ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो ओप एम्प डिफरेंशिएटर होता है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट रेसिस्टेंस आर होता है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, कैपेसिटर सी से रिप्लेस करते हैं। इनपुट रेसिस्टेंस आर को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, जो इनपुट रेसिस्टेंस आर है उसको हम लोग कैपेसिटर सी से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इनपुट रेसिस्टेंस है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, कैपेसिटर सी से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिलेगा फीडबैक रेसिस्टेंस, जो कि आर सबस्क्रिप्ट में एफ से हमने शो किया है फीडबैक रेसिस्टेंस को। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इनपुट है उसको हमने कौन से टर्मिनल पे दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो है V1, और ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V2। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जंक्शन, और ये जो जंक्शन है इसको हमने बेसिकली शो किया A से। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगेन यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आउटपुट वोल्टेज का जो रिलेशन है आपको इसको ऑब्टेन करना है। आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ इनपुट वोल्टेज, आपको ये जो रिलेशन है इसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप कैसा प्रूफ करोगे, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है। तो इस पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, KCL अप्लाई कर सकते हो। तो इस पर जो इनकमिंग करंट है उसको हमने कंसिडर कर लिया I, और जो आउटगोइंग करंट है वो है I1, और ये जो IF जो करंट है ये भी बेसिकली आउटगोइंग करंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर हम लोग KCL अप्लाई करें नोड ए पर, यहाँ पर आप देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपको नोड ए दिखाई दे रहा है। तो इस पर अगर हम लोग KCL अप्लाई करें तो जो इनकमिंग करंट है वो है I, और जो आउटगोइंग करंट है वो है I1, और जो फीडबैक करंट है वो भी आउटगोइंग है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं IF जो करंट है, फीडबैक करंट, ये भी आउटगोइंग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अप्लाइंग KCL एट नोड ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस IF। हमने डिस्कस किया था आइडियल ओप एम्प के केस में होता है, जो इनपुट रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। फॉर आइडियल ओप एम्प इनपुट रेसिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इनपुट रेसिस्टेंस अगर इनफाइनाइट होता है तो यहाँ पर ये जो I1 जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। I1 करंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये जो I करंट होगा फीडबैक करंट के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अगर देखो I करंट किसके बराबर में होगा, फीडबैक करंट के बराबर में होगा। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू की साइन। यहाँ पर ये जो फीडबैक करंट है, फीडबैक करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, जो फीडबैक करंट है वो फीडबैक रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो फीडबैक रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल देखें तो यहाँ पर पोटेंशियल बन रहा है V2, और यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, V0 बन रहा है। तो यहाँ पर ये जो फीडबैक रेसिस्टेंस है इसके थ्रू अगर I करंट फ्लो होता है तो जो I करंट होगा बराबर में होगा V2 माइनस V0। आई मीन ये फीडबैक रेसिस्टेंस के थ्रू जो IF करंट फ्लो रहा है वो बराबर में होगा V2 माइनस V0, और ये फीडबैक रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप देखो, जो IF करंट फ्लो होगा, जो फीडबैक करंट जो फ्लो होगा वो किसके बराबर में रहेगा, जो फीडबैक करंट है वो बराबर में रहेगा V2 माइनस V0, और डिनोमिनेटर में फीडबैक रेसिस्टेंस। यहाँ पर आप देखो ये जो Q है वो किसके बराबर में होता है, CV के बराबर में होता है। तो Q की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, CV पुट कर सकते हैं, इक्वल टू की साइन, और ये पूरा जो टर्म होगा वो एज इट इज रहेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो C है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन के बाहर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा C dV/dt इक्वल टू की साइन। यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये जो V आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली है क्या, जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज। यहाँ पर आप देखो, ये जो कैपेसिटर आपको जो दिखाई दे रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल जो बन रहा है वो बन रहा है V2, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है Vs। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा Vs। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा Vs माइनस V2।
तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है वी, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं वी एस माइनस वी टू से। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है वी, वो के बराबर में होगा वी एस माइनस वी टू के। वी किसके बराबर में होगा? वी एस माइनस वी टू के। तो यहाँ पर आप देखो ये वी एस माइनस वी टू है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट। कैपेसिटर प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने शो किया बेसिकली वी एस माइनस वी टू से। यहाँ पर आपको जो वी जो दिखाई दे रहा है किसके बराबर में होगा? वी एस माइनस वी टू के। यहाँ पर ये वी एस माइनस वी टू इक्वल टू की साइन, और ये पूरा जो टर्म होगा वो कैसा होगा? वो ऐसे इट रहेगा। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड पोटेंशियल। तो ग्राउंड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो जो V2 आपको जो दिखाई दे रहा है वो जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ पर भी आपको जो V2 जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये V2 को अगर हम लोग जीरो कंसिडर कर ले तो बेसिकली होगा क्या? V2 को अगर हम लोग जीरो कंसिडर कर ले तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से अगर आप देखो ये जो V2 है वो क्या हो जाएगा? जीरो, और ये वाला जो V2 है वो भी जीरो हो जाएगा। तो अगर हम लोग V2 को अगर हम लोग जीरो कंसिडर कर ले तो मिल जाएगा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस dVs और डिनोमिनेटर में dt माइनस साइन वी नॉट अपॉन आर एफ। यहाँ पर आप देखो V2 को आप जीरो कंसिडर कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ। तो यहाँ पर वो जो माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ है उसको हमने यहाँ पर लिखा, उसको आप फर्दर अरेंज करके लिख सकते हो। जो वी नॉट होगा बराबर में होगा माइनस आर एफ सी डी वी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो है क्या? वो टाइम डेरिवेटिव है सप्लाई वोल्टेज का, या फिर आप बोल सकते हो इनपुट वोल्टेज का। सप्लाई वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इसका मतलब एक ही है। यहाँ पर आप देखो जो माइनस साइन है वो क्यों अपीयर कर रही है? क्योंकि आपने जो इनपुट है वो कौन से टर्मिनल पे दिया है? इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया है। तो अगर हम लोग देखें जो इनपुट है वो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया, तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर माइनस साइन अपीयर कर रही है।